भारत के इलेक्ट्रो होम्योपैथी के उन समाज के साथियों को प्रणाम जो मैट्रिक के समर्थक हैं। आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि बिना साइंस पढ़े हुए व्यक्ति वैज्ञानिक बनने का कैसा ढोंग रचा, इसके संदर्भ में एक कथा कहने जा रहा हूँ, कथा बताऊंगा। एक समय की बात है कि अकबर की दाढ़ी बनाने के लिए एक नाई, जो उनका राज्य का नाई था, उनका पारिवारिक आया और दाढ़ी बनाने लगा। दाढ़ी बनाते बनाते अकबर का बहुत तारीफ करने लगा। तारीफ करते करते नाई ने पूछा कि हुजूर, आपके जो पूर्वज स्वर्ग में चले गए हैं, क्या उनका समाचार आप लेना नहीं चाहेंगे? अरे ये कैसे संभव है? बादशाह ने कहा, ये कैसे संभव है कि जो स्वर्ग चले गए हैं उनके समाचार मैं कैसे ले सकता हूँ? बिना मरे तो कोई ऐसा समाचार नहीं था। हुजूर, मैं जानता हूँ एक बाबा है जो तंत्र मंत्र से व्यक्ति को स्वर्ग भेज देता है और वहाँ से संवाद लेकर यहाँ आता है। आप चाहेंगे तो मैं बाबा को बुला दूंगा। अकबर को भी जिज्ञासा हुई कि हमारे पूर्वज क्या है, क्या स्थिति में है, जानना चाहिए। तो अकबर ने कहा नाई को कि ठीक है, बाबा को बुला लो। बाबा को बुलाया गया। बाबा ने तंत्र मंत्र की बात कहा पूछा कि जो स्वर्ग में आपके पूर्वज चले गए हैं उनको मैं समाचार व्यक्ति भेजकर ला सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो जो आपका प्रिय सेवक है उस व्यक्ति को चुनिए तो ज्यादा अच्छा होगा। अकबर पसोपेश में पड़ गया। उसने कहा कि भला बीरबल से मेरा प्रिय और कौन होगा? बीरबल को खबर भेजा गया कि बीरबल आया। हुजूर, आज्ञा हो। आज्ञा यह है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे पूर्वज स्वर्ग में किस स्थिति में है जानना चाहता हूँ, तुम स्वर्ग में जाओ। अकबर बड़ा तर्क बुद्धि वाला था। जैसे बिना तर्क बुद्धि वाले विज्ञान के विषय में नहीं जानते हैं, तैसे वो तर्क वितर्क अपने दिमाग में करने लगा कि आखिर राज क्या है। उन्होंने कहा कि ठीक है हुजूर, मुझे 15 दिन का मुझे स्वर्ग भेजेगा कौन? तो एक बाबा हैं, अभी दरबार में आए हैं। बाबा से बीरबल ने पूछा कि बाबा क्या कैसे जाएंगे हम? तो नदी के किनारे जो एक घर है उसको घास फूस से ढांक दिया जाएगा और तुम उसमें प्रवेश कर जाओगे और उसमें आग लगा दिया जाएगा, तुम स्वर्ग चले जाओगे। और तंत्र मंत्र विधि है, उससे फिर तुम वापस भी ले आऊंगा। बीरबल बड़ा तेज दिमाग का था, तर्क करने लगा कि वो संभव कहते ठीक है, मैं तैयार हूँ, स्वर्ग जाऊंगा, लेकिन मुझे 15 दिन का इजाजत समय दिया जाए। ठीक है, 15 दिन के बाद ही तुम्हें स्वर्ग जाना होगा। बीरबल घर चला आया। घर आने के बाद तर्क किया और अपने घर से उस नदी के किनारे तक सुरंग बनाया। जहाँ घास फूस का घर बना हुआ था, जिसमें आग लगाने की बात थी, वहां तक सुरंग बनाया। और ठीक 15 दिन के बाद बादशाह के पहुंचा कि हुजूर मैं तैयार हूँ। बाबा को बुलाया गया। बाबा तंत्र मंत्र करने लगे, मंत्र पढ़ाई हुई, मंत्र पढ़ने लगे और घास फूस के घर में बीरबल को पहुंचा दिया गया। बीरबल उसने प्रवेश किया और जो बाबा थे उसने आग लगा दिया। आग लगाने के बाद जल गया और बीरबल स्वयं के रास्ते अपने घर चलाया। 15 दिन के बाद अब इधर अकबर को बीरबल के बिना चैन नहीं। बीरबल रहता तो बहुत सारी बातें करता और चला गया, कैसे होगा? इसी बीच में बीरबल हुजूर आ गया, दरबार में आ गया और अपने को नमस्ते किया। हुजूर मैं आ गया। अकबर बहुत खुश हुआ कि बात तुम स्वर्ग से आ गए। हाँ हुजूर मैं आ गया। तो कहो हालचाल बताओ। बड़ा विस्तार से परिवार के विषय में बीरबल बताया और वो तो बातूनी था, बात बनाया और कहा कि हुजूर सब कुछ ठीक है, एक कमी है, वो उनको अखड़ रहा है और स्वर्ग में वो नहीं मिल रहा है। तो अकबर ने पूछा बात क्या है?
तो आपके जो पूर्वज हैं उनको बहुत बाल बढ़ गया है, दाढ़ी बढ़ गई है, उनको एक नाई वहां नहीं मिल रहा है, सर में एक नाई की जरूरत है। जो आपका प्रिय नाई हो, जो आपका बाल काटता है, उसको भेज दिया जाए, वो जाएगा वहां सर में जाकर उनका दाढ़ी बाल काट देगा, फिर आ जाएगा। अब ठीक है, खबर भेजा गया नाई को, नाई आया। अब तो जब सुना कि बीरबल को देखा तो वो अटक भौचक, ये बीरबल कैसे आ गया। तो अकबर ने आदेश कहा कि नाई तुम स्वर्ग में जाओ, जिस रास्ते से जिस विधि से बीरबल स्वर्ग गया है उसी विधि से तुम जाओ और हमने पूर्वजों को बाल काट काट के चले जाओ। नाई जो है पांव पकड़ लिया अकबर का, हुजूर माफ किया जाए, ये हमारा साजिश नहीं है, ये साजिश अल्लाह का है जो बीरबल का स्थान पाना चाहता था। ये साजिश थियोडोक्रस का है जो मैटी का जगह पाना चाहता था। मैं उसी को ये हमको उसी ने उकसाया और कहा कि बीरबल जब मर जाएगा तो वजीर मैं बनूंगा और तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा, तुम्हारा अच्छा ओहदा दे दूंगा। हमको लालच दिया और हमने बाबा को बुलाया, इस सारी कहानी हमने रच दी। एक षड्यंत्र हमने उस अब्दुल्लाह का है जो हमको सिखाया और हमने कर दिया। वो अब्दुल्लाह को बुलाया गया, नाई को बुलाया गया, हुआ कि इनको फांसी पर चढ़ा दो। अब बताइए बीरबल का जगह पाने के लिए क्या क्या षड्यंत्र किया गया। उसी तरह थियोडोक्रस ने, भारत के एन एल सिन्हा ने मैटी की जगह को पाने के लिए क्या क्या नहीं किया। लेकिन मैं उसी के लिटरेचर की बात करता हूँ। अब ठीक है, मान लिया कि एन एल सिन्हा की किताबें, थियोडोक्रस की किताब में बहुत सारी अनसाइंटिफिक बातें हैं, लेकिन उसी अनसाइंटिफिक बातों को जब हमने विज्ञान का बैसाखी दिया तो फिर खड़ा हो गया। कैसे? अब जरा सोचिए, एन एल सिन्हा की किताबों में लिखा हुआ है कि किसी भी रोग की चिकित्सा के लिए एक साथ कई औषधि मिलाया जाता है। इसका मतलब है कि कोई ऐसा केमिकल पौधे में है जो आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, मिला देने पर भी वो ज्यों के त्यों काम करते हैं। ये जानते हैं कहाँ है? ये एंजाइम। एंजाइम ऐसा केमिकल है पौधा में जो आपस में रिएक्शन नहीं करता है और हम एक साथ कई नुस्खा में कई औषधियों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं, वो काम नहीं करता है। यह साइंटिफिक था, लेकिन हमने इसको बायोकेमिस्ट्री में खोजा कि वह कौन सा केमिकल है जो आपस में रिएक्शन नहीं करता है, वह एंजाइम। दूसरी बात, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयां विषहीन है, सभी किताबें वर्णन है। हमने खोजा कि बायोकेमिस्ट्री में या केमिस्ट्री में ऐसा कौन सा केमिकल है जो विष नहीं है। वो है पौधा का एंजाइम जो विष नहीं है। एंजाइम विष होते हैं, जानतो विष, जैसे सांप का विष, बिच्छू का विष, ये एंजाइम है। लेकिन पौधे के जो एंजाइम है वो विष नहीं होते हैं। उनको ये नंबर 2 यानी उनकी अनसाइंटिफिक बात थी, हमने इसको विज्ञान का जमा दिया। तीसरी बात उसने कहा कि औषधियां तभी काम करती हैं, इलेक्ट्रोपैथी की औषधियां तभी काम करती हैं जब आवश्यकता होती है। एक गुण एंजाइम का है। एंजाइम एक्शन तभी करते हैं जब उसको रिएक्शन कराने की सब्सट्रेट उपस्थित रहता है। सब्सट्रेट नहीं रहता तो रिएक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं करता है। एक गुण पौधे के एंजाइम कहाँ है, ये अनसाइंटिफिक बातों को हमने विज्ञान का जामा दिया। चौथी बात में है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथिक किताबों में लिखा हुआ है कि औषधि को संरक्षित रखने के लिए 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहना चाहिए। अब बताइए, आप जब बायोकेमिस्ट्री ढूंढ रही है कि वह कौन सा पदार्थ है जो 20 और 30 डिग्री के टेम्परेचर पर सक्रिय रहता है या तत्क्षुण रहता है, वह है एंजाइम। एंजाइम का टेम्परेचर जब घट जाता है तभी निष्क्रिय हो जाता है। 30 जब बढ़ने लगता है, 35-40 होता है तभी निष्क्रिय हो जाता है। आदमी का मतलब क्या है? जैसे हमारे बॉडी टेम्परेचर बहुत नॉर्मल रूप से बढ़ने लगता है, एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है, मर जाते हैं। ये गुण एंजाइम का है। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेहनत से किताबों में भी लिखा हुआ, हमने उसको देखा और उसके आधार पर हमने केमिकल खोजा तो कौन सा केमिकल है, वह पौधा का एंजाइम है।
दूसरी बात, एन.एल. सिन्हा की किताब हो या कि डॉक्टर की किताब हो, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथिक चाहे जो भी किताब हो, सब में कहा गया है कि रोगी को दवा पर सेवन काल में खट्टा से परहेज करना चाहिए। अब जरा सोचिए, एंजाइम ही एक ऐसा है जो सर्टेन पीएच वैल्यू पर काम करता है। एंजाइम प्रोटीन है, प्रोटीन उचित, हर प्रोटीन के एक्शन के लिए उचित पीएच वैल्यू चाहिए। पीएच वैल्यू क्या है? अम्ल छात्रता, अम्ल और क्षार का जो कंसंट्रेशन है उससे घटने बढ़ने से बहुत खट्टा और क्षारीय बनता है। तो सर्टेन पीएच वैल्यू पर काम करने वाला जो पौधे का केमिकल है वह एंजाइम है। अब भला बताइए, थोडोक्रॉस और एन.एल. सिन्हा ने कहीं भी साइंस नहीं पढ़ा। एन.एल. सिन्हा की किसी भी किताब में उसके क्वालिफिकेशन का चर्चा नहीं है। क्यों? उनके लड़के बी.वी. सिन्हा की किताब में चर्चा नहीं है। क्यों? कोई भी राइटर जो किताब लिखता है तो अपना क्वालिफिकेशन लिखता है कि वह उनका शैक्षणिक योग्यता क्या है। साइंस पढ़ाई नहीं थी। थोडोक्रॉस का नाना में ग्रैंडफादर ने हैंडमैन का जो कंपाउंडर था, एक वीडियो में मैंने बताया, कंपाउंडर था, उनसे होम्योपैथी सीखा था और एक स्कूली शिक्षा के दौरान में ही उसके ग्रैंडफादर ने थोडोक्रॉस को होम्योपैथी सिखाया था। इलेक्ट्रोपैथी तो ये संपर्क में, ये तो दया के कहिए, सीजर मैटी को उसके आर्थिक स्थिति पर दया आ गई, माँ मर गया, बाप मर गया और दादा मर गया, तो इनको दया आ गई। कंसोर्टियम जब भेंट हुई तो थोडोक्रॉस को उन्होंने इटली बुला लिया और जब इटली बुलाया तो वो चक्कर में रहा कि 100% डकर्टन कैसे होता है। वो पौधा का नोट किया, पौधा का रेशियो नोट किया, लेकिन वो नहीं मिला कि 100% ड्रग कैसे किया था, फार्मूला कैसे किया जाता है। और वो फार्मूला मैटी भी चाहते, समझ यही रहते कि मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जब ब्रिटिश सरकार इनके फार्मास्यूटिकल एंड कंपनी का जो केमिकल एनालिटिकल रिपोर्ट किया तो उसमें आया कि 0.01% कंसंट्रेशन ऐसा कोई पदार्थ है जो सक्रिय होता है और मैटी चरम पर है। आज भी मैटी चरम पर है। अगर 10+2 पीसीबी क्वालिफिकेशन कर दिया जाए और सब लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, एनाटॉमी बढ़ाया जाए तो कोई कारण नहीं कि चरम पर नहीं पहुंचेगा। आज हम चरम पर पहुंचा, हम स्टैंडर्ड और मिला के एक से एक रिजल्ट लिया है, आपको दे रहा हूँ। अभी आज 4 अगस्त के मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए, मैंने टेम्परेचर कैसे रेगुलेट है, रेगुलेट करने का क्या मेडिसिन है, हमने कमेंट बॉक्स में दिया है। हमारा कमेंट बॉक्स जरूर पढ़िए। कमेंट बॉक्स में बहुत सारी बातें वीडियो में छूट जाती हैं, जिसको हमने कमेंट बॉक्स से पूरा करता हूँ। कमेंट बॉक्स मेरा बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसमें मेडिसिन, मैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की कुछ नुस्खे मैं दे रहा हूँ, लेकिन वो नुस्खा स्टैंडर्ड होना चाहिए। वो रिजल्ट तभी मिलेगा जब 100% ड्रग स्ट्रेंथ करके आप मेडिसिन बनाएंगे। 100% ड्रग स्ट्रेंथ करने का मैं फार्मूला सार्वजनिक कर दिया, मैं सबको बता सकता हूँ या बताता हूँ। मैंने कंपनी अपने नुस्खा को, फार्मूला को हमने पेटेंट नहीं कराया, इसलिए भगवान का दिया सब कुछ मेरे पास है, मेरे कुछ की कमी नहीं, भगवान ने सब कुछ दिया है और आपको देना चाहता हूँ। अगर आपको स्वीकार हो, ग्रहण कर सकें, कारण कि दान तो पात्र में दिया जाता है, तो पात्र को अगर दान दे भी दूंगा तो क्या करेगा? शराब जाकर पी जाएगा। अगर आपको किताब दे भी दूं तो आप क्या करेंगे? कोई एन.एल. सिन्हा के नुस्खा में तो उलट फेर करके आप जोड़ घटाव करना शुरू कर देंगे, जैसा हुआ। इसलिए अकबर बीरबल वही है जहाँ विज्ञान है, विज्ञान वही है जहाँ तर्क है, तर्क से विज्ञान की उत्पत्ति होती है। गीता में भी यही बात कही गई है। कृष्ण की कही हुई बात अर्जुन नहीं मानता था, इसलिए वो जानता था कि कृष्ण भगवान है, ईश्वर है, सब कुछ जानता है, लेकिन तब भी वो तर्क करता था। और जब तक अर्जुन के दिमाग में तर्क कसौटी पर सही नहीं होता था, सब अभी है।